जनाब, इस वीडियो में हम स्टोकियोमेट्री पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स, उसके कुछ आद कैलकुलेशंस और उसका कुछ आद रिलेशनशिप क्या होगा। साथ ही साथ हम नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर वॉल्यूम्स क्या होते हैं और साथ साथ उनके कुछ और न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं स्टोकियोमेट्री से। स्टोकियोमेट्री दरअसल एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, स्टोकियोन। स्टोकियोन का मतलब क्या होगा? स्टोकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, और मीट्रॉन या मीट्री का मतलब क्या होता है? मैयर करना। कि मतलब किसी भी एलिमेंट को कैसे मैयर किया जाए। तो इसकी डिफिनेशन क्या होनी है? इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। कि ये एक और केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता क्या है? ये दरअसल आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपको स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताता है। स्टोकियोमेट्रिक ये आपको दरअसल स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन या स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताएगा। इसका मतलब क्या होता है? सपोज़ ये आपको नंबर ऑफ़ मोल्स, अगर आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स पता हो तो स्टोकियोमेट्री की मदद से आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हो। मास टू मास रिलेशनशिप भी बता सकता है, मास टू मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बता सकता है, मास मोल रिलेशनशिप बता सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स का पता हो, आप किसी भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मास का पता हो तो इससे आप किसी भी प्रोडक्ट के का मास निकाल सकते हो कि अगर आपके पास इतने रिएक्टेंट्स है तो उतनी मास प्रोडक्ट की बनेगी। तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल से हल होनी है। इसके कुछ और स्टोकियोमेट्री के ना कुछ और प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके क्या क्या प्रिंसिपल होने हैं? इसके लिए कुछ और रूल्स है। पहला रूल्स यही है कि रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। पहला रूल यही है कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। दूसरा इसका प्रिंसिपल यही है कि नो साइड रिएक्शन अगर ऐसा ना हो आप अमोनिया बना रहे हो और आपसे अमोनियम सल्फेट बन जाए तो साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नो साइड रिएक्शन अकर। इसका तीसरा रूल क्या होगा? तीसरा प्रिंसिपल क्या हो सकता है? पहला है रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन अकर। और तीसरा आपके पास है इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इक्वेशन हमेशा आपका क्या होना चाहिए? इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। आपका जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए। और नंबर 4 पे आपका आ रहा है कि दो आध लाज है वो लाजमी ओबे होनी चाहिए। कौन सी वाली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबे। तो पहला है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आपका जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए।
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन ओबे होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बता रहा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस क्या बता रहा है कि एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ स्पेसिफिक रेशो बाय मास। एलिमेंट्स हमेशा कंबाइन होते हैं इन अ स्पेसिफिक रेशो बाय मास। सपोज़ अगर आपके पास H2O है तो यहाँ पे रेशो हाइड्रोजन की रेशो 2, ऑक्सीजन की रेशो 1 होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स हमेशा हमेशा उनकी जो मोलर मास होगा उनकी रेशो हमेशा क्या होनी है, स्पेसिफिक होनी है। तो अब हम इसके बाद, ये तो हमने पढ़ लिया, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा मोल्स की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं और मोलर वॉल्यूम क्या होता है और इनका रिलेशनशिप नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स देखें या मोल्स आपके पास होता है क्या। पहली बात ये केमिस्ट्री या केमिस्ट सीक्रेट यूनिट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री वालों का एक आध सीक्रेट यूनिट है जो बाकी यूनिट से हट के है। मैथ वाले और फिज़िक्स वाले उनके अपने अपने कुछ और यूनिट्स होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में ये एक आध सीक्रेट यूनिट है। सपोज़ देखिए आप बाज़ार जाते हो, आप अंडे लेते हो तो वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। आपने केले ले लिए, वो तो दर्जन के हिसाब से होते हैं, 12 केले ले लेते हैं। या सपोज़ आपने किनू वगैरह ले लिए, वो भी दर्जन के हिसाब से बाद सिटीज़ में मिलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर आप शुगर ले लो तो दर्जन का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दर्जन में 12 अंडे होंगे। लेकिन अगर आपने सपोज़ 1 किलो चीनी ले लिया तो उसमें कितने नंबर चीनी के होंगे वो आपको आइडिया नहीं हो रहा। वो आप किस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हो, वो फिर आप नंबर ऑफ़ मोल से फाइंड आउट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आपने 1 ग्राम या 1 किलोग्राम चीनी ले ली तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो सकते हैं, चीनी के कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आपको कौन फाइंड आउट करवाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो मोल्स होता क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयन मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको आप क्या कहते हो, मोल कहते हो। अब एटॉमिक मास होता क्या है, atomic mass, molecular mass, formula mass and ion mass of any substance expressed in grams is called mole। atomic mass का मतलब क्या होगा, the sum of atomic masses of any element is called atomic mass। सपोज आपके पास यहाँ पे एक और क्लोरीन आया हुआ। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, नीचे लिखते हैं, और इसके जो एटॉमिक मास होता है 35.5, ये हम ऊपर लिखते हैं। तो क्लोरीन किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या कहलाता है। अब देखें, सपोज़ आपके पास 35.5 इसका एटॉमिक मास ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये किस चीज़ के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम के बराबर होगा। या सपोज़ आपने सिंपली ऑक्सीजन लिया हुआ है, ऑक्सीजन का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर 8 और इसका मास नंबर 16 होता है, तो इसका मतलब आपने हमेशा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो उसके 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, अगर आप उसको एक्सप्रेस्ड कर रहे हो ग्राम में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसका मोल कहलाएगा। और इसी तरह मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम। सपोज़ यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास में आपने H2O लिया हुआ, अब इसका टोटल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1 कहलाता है, लेकिन 2 आध है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मास नंबर कितना होता है, 16। 2 + 16 कितना हुआ, 18 ग्राम। अब आपने 18 ग्राम ऑफ H2O, वो किस चीज़ के बराबर होंगे, 1 मोल
ऑफ H2O। आपने 18 ग्राम वाटर के ले लिए, वो उसके 1 दर्जन के बराबर आएंगे। सपोज़ आपने यहाँ पे लिया हुआ है, इसके अलावा और भी कोई डिफरेंट आपने सपोज़ मीथेन लिया हुआ है CH4। अब हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 और इसका मास नंबर 12, इसका कितना 4, 12 + 4 कितना है आपके पास 16 है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आपके पास अगर कोई एक आध मॉलिक्यूल है, उसके एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का सम वो क्या कहलाएगा, उसका मोल कहलाएगा। और इस तरह फार्मूला मास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फार्मूला मास एक्चुअली यूज़ हो रहा है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सपोज़ यहाँ पे देखिए आपने ना NaCl लिया हुआ है। अब NaCl का आप कितना ग्राम लेंगे कि वो इसके 1 मोल के बराबर आ जाए, तो उसके मोलर मास को देखेंगे। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मास नंबर 23 के लगभग आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका कितना आ रहा है 35.5 आ रहा है। अब इन दोनों का सम लेंगे 35.5 इंटू 23, तो ये देखें ये 58.5। तो आपने हमेशा 58.5 ग्राम किस चीज़ का लेना है, ऑफ NaCl एक आयनिक कंपाउंड का लेना है, वो उसके 1 दर्जन के बराबर होगा। तो वो 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होगा। सपोज़ आपने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है CaCO3, इसका मोलर मास 100 होता है, तो आपने 100 ग्राम ऑफ CaCO3 लेना है, वो उसकी किस चीज़ के बराबर होगा 1 मोल ऑफ CO3 के बराबर। और सपोज़ ये आपके पास फार्मूला मास के लिए कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा, उसके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। आयन मास क्या होता है, किसी भी आयन के, सपोज़ यहाँ पे आपने ना CO3 माइनस लिया, या वो आपके पास एनायन कहलाएगा, या तो वो आपके पास कैटायन होगा। एनायन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायन में क्या होगा, एक आध पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए एक आध नेगेटिव चार्ज -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने एटॉमिक मासेस का सम। अब आयन मास क्या कहलाता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी आयन, किसी भी आयन के अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनके एटॉमिक मासेस का सम। लेकिन यहाँ पे जो इनके ऊपर कोई एक आध चार्ज होगा, उसको आपने कंसिडर्ड नहीं करना है। सपोज़ CO3 का आप कितना आप लोगे, इसका एटॉमिक नंबर का, कार्बन के एटॉमिक नंबर का आपको पता है 6 आ रहा है, तो इसका मास कितना आएगा, एटॉमिक मास 12 आ रहा है। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है 16, और 16 में देखें कितनी दफ़ा आया हुआ, 3 दफ़ा आया हुआ। सपोज़ अगर इसको हम हल करना चाहें, एक आपके पास कार्बन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक मास आपके पास 12 आ रहा है, और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आएगा 6 3 और 8 38 आ रहा है, सॉरी 48 आएगा। अब इन दोनों का सम आप अगर आप ले लो तो देखें 12 + 48, ये 0 1 ये 60, तो कहने का मतलब ये है आपने 60 ग्राम ऑफ CO3 - 2 कार्बोनेट आयन का लेना है, तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ CO3 होल -2 आयन के बराबर होगा। तो आखिर में फिर से रिव्यू करवा रहा हूँ, मोल आपके पास केमिस्ट्री सीक्रेट यूनिट होती है। कुछ और ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
दर्जन के हिसाब से, लाइक अंडे हो गए, आपके पास केले हो गए, लेकिन कुछ और ऐसे स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल से। अब देखें एक डॉट आपने यहाँ पे लगा लिया, अब इस एक डॉट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते, मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कौन आपको बताएगा। आपके पास 1 किलोग्राम चीनी है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स चीनी के हो सकते हैं, वो आपको ये मोल बताएगा। मोल की डिफिनेशन हमने बताई थी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और या एंड आयोनिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास क्या था, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर। सपोज आपके पास एक आध सोडियम आ गया, एक आध क्लोरीन आ गया, एक आध हाइड्रोजन आ गया, तो वो उसका जो एटॉमिक मास होगा वही एटॉमिक मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास H2O, CH4, एसिटिक एसिड, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास का सब मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, तो लाइक NaCl, CaCO3 ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आयनिक मास आयंस मास का मतलब ये किसी भी आपके पास कोई भी एक आध स्पीशी हो, कोई भी एक आध रेडिकल हो जिसके ऊपर एक आध चार्ज आ जाए, तो सिर्फ आपने करना क्या है, उनके एटॉमिक मास का सम लेना है, इनके चार्जेस को आपने नहीं कंसिडर करना। यहाँ पे देखिए कार्बन का हमने एक आध कार्बन, 3 आध ऑक्सीजन थे, इनके एटॉमिक मास का सम ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा था, 6, इसका मास नंबर 12, एक आध था इसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 दफ़ा था, इनका सम ले लिया तो वो 60 के बराबर आ गया। तो 60 ग्राम ऑफ CO3 होल -2 आयंस अगर आप लोगे तो वो इसके 1 मोल के बराबर के रिलेशनशिप होगा। ये सारी चीज़ें, इन सभी के लिए आपको एक आध ट्रिक बता रहा हूँ, एक आध रूल्स बता रहा हूँ। तो पहला रूल यही है कि आपका इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। पहले आपने ना सबसे पहले आपने इक्वेशन बैलेंस्ड करनी है। दूसरी बात आपकी क्या होनी है, आपने ना हमेशा स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप भी बताना होता है। मैट्रिक रिलेशनशिप भी बताना होता है कि मतलब मास का मास से रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, मास का नंबर ऑफ मोल से रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, ये भी आपने बताना। तीसरी बात ये, आपने ना अगर रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स के आपने ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए है तो हम आखिर में पढ़ेंगे। स्टार्ट में आपको ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अगली वाली वीडियो में आपको यही लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट या E डॉट और एक्सेस रिएजेंट को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। और एंड पे आपका क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक आध न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ क्विक फ्लेम प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। क्विक फ्लेम आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होती है, क्विक फ्लेम आपके पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन चूने का पत्थर CaCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट होती, सॉरी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। इसके लिए कुछ और रूल्स बताए थे। सबसे पहला रूल आपका क्या था कि आपने ना इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है और उसको लिखना भी है। तो देखें थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। अच्छा, इसकी हो क्या रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, इसको हीट अप मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ क्विक फ्लेम, इसका मास आपने करना क्या है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, और क्विक फ्लेम का मास भी आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। तो जाहिर सी बात है पहला आपके पास क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम 1 1 ऑक्सीजन 3 3 कार्बन 1 बैलेंस्ड है।
दूसरा रूल हमने बताया था आपने ना स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताना है। तो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप इसका किस चीज़ का आ रहा है, मास बाय मास रिलेशनशिप आ रहा है। आपको प्रोडक्ट्स के मास रिएक्टेंट के मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है। तीसरा रूल हमने कहा कि इनके नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड आउट करें। तो ज़ाहिर सी बात है पहले हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। तो गिवन मास नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास इक्वल होंगे, गिवन मास आपके पास कितना है 200 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप हल कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का मोलर मास कितना होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40 के लगभग आ रहा है, प्लस 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो मास नंबर 12 प्लस एक आध ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा। तो इन सभी का सम अगर आप ले लो तो वो 100 के लगभग आएगा। तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है 100 ग्राम आ रहा है। तो इसको अगर 200 को 100 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 100 आ गए। तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 100 आ गए। तो नंबर 4 पे आपने ये लिखा कि नंबर ऑफ़ मोल्स रिलेशनशिप। अब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को कंपेयर करना है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स पे। यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने देखा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1। तो नंबर ऑफ़ मोल्स 100:100 के लगभग आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स 100 आए हैं तो प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आएंगे 100 आएंगे। तो 1:1 का तरह 1:1 या नंबर ऑफ़ मोल्स इसके 100 तो इसके भी कितने होंगे 100 होंगे। अब हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स का पता चल गया कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 100 आ गए। अच्छा, तो इससे आप डायरेक्टली इसका मास फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ़ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है गिवन मास। यहाँ पे आपके पास मास क्या है, मास आपके पास यहाँ पे अननोन है डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स अब गिवन है, इसके कितने आए थे इसके 100 आए थे, तो इसके भी कितने आएंगे 100 आएंगे। तो यहाँ पे 100 इज़ इक्वल टू मास क्या है अननोन है, और इसका मोलर मास कितना होगा CaO का मोलर मास, इसका एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40 इसका एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 60। तो 40 प्लस 60 के लगभग देखें 56 के लगभग आ रहा है। तो इसका मास क्या होगा, मास इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 56। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो इसका मास आपका आएगा 56 और 0 0 56। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे तो वो आपको कितने ग्राम प्रोडक्ट बना के देगा 5600 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा। तो स्टोकियोमेट्री ने आपको यही बताया कि अगर आपको रिएक्टेंट्स के मास का पता हो आप उससे प्रोडक्ट के मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल्स क्या था, पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस्ड किया, दूसरा आपने क्या किया उसका रिलेशनशिप बता दिया कि मास एक नोन है, दूसरा मास आपने फाइंड आउट करना है, तीसरा हमने किया क्या क्योंकि इसका मास नोन था रिएक्टेंट का तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ले लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 100 आया। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट्स का स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 100 बन रहा है तो हमने सपोज़ किया कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स भी कितने बनेंगे 100 बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के मोल्स मैंने इस साइड पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे हुए। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स 100 आया, इससे मैंने क्या मास फाइंड आउट किया, मास कितना है 5600 आया। तो कहने का मतलब ये है अगर आपके पास
क्विक लाइम कितना बनेगा, 5600 ग्राम बनेगा। एक और न्यूमेरिकल है, हाउ मच HCl कैन प्रोड्यूस व्हेन 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस। तो पहला रूल क्या होता है, आपने हमेशा इनका इक्वेशन लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं व्हेन हाउ मच HCl कैन बी प्रोड्यूस। तो पहली बात ये आपके पास क्या है, अननोन। और व्हेन 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 5 ग्राम का, रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहली बात, पहला रूल आपका क्या था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, यहाँ पे H2Cl2 तो इसको भी मैंने बैलेंस्ड कर लिया। अब दूसरा रूल आपका क्या था कि स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता दो। रिलेशनशिप आप बताएं कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट का क्या मांग रहे, तो मास बाय मास रिलेशनशिप आएगा, मास बाय मास रिलेशन। तीसरा रूल हमने कहा था कि आपने फाइंड करें क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पहले आपने ना फाइंड आउट करनी। इस साइड पे मैं रिएक्टेंट सॉल्व करूँगा, उसको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करूँगा। आसान सा स्टेप्स है। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय दियर मोलर मास। मोलर मास हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2.5 आ। अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 2.5 है तो प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 2.5 होने चाहिए। अच्छा, नंबर 4 आपके पास क्या है, आप देखो, कंपेयर करो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, HCl का कितना है 2 है, तो रेशो क्या आ रही, 1:2 आ रहा है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 2.5। रेशो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स उससे 2 दफ़ा आएंगे, तो अगर आप 2.5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, 5 2 ज़ार 10, 1 2 2 ज़ार 4 5 50 के लगभग आ रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये तो 5 के बराबर आ रहा है। तो इसके अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 2.5 है तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5 आ गए। अच्छा, अब इसका आपने फाइंड आउट क्या करना था, लिखा हुआ है हाउ मच HCl कैन बी प्रोड्यूस, उसका मास कितना हो सकता है। 5 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम HCl बना के देगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किए, 5 आया। 5 कैसे आया, हमने पहले बैलेंस्ड किया, फिर इसका रिलेशनशिप बताया, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए, फिर कंपेयर किया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1, वहाँ पे कितना 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए। इसका अगर एक का 2.5 आ रहा है तो एक का 2 दुगना 2 दफ़ा आएगा तो 5 आ रहा है। इसको अब हमने हल करने लगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। कभी कभार मास अननोन होती है तो यहाँ पे आप सिंपली मास भी लिखे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखें फ़िलहाल मास गिवन नहीं है तो मास आप लिख लो, मास अननोन लिख लो, अननोन मास। अच्छा, तो मास आपके पास इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स, मैंने फाइंड आउट किया कितना आया 5। मोलर मास इस साइड पे आएगा, मोलर मास HCl का कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 35.5 आ रहा है, तो 1 + 35.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 36.5 आएगा, 36.5 आ रहा है। तो इसका मास कितना आएगा, मास ऑफ HCl कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 5,
25 5 2 182.5 ग्राम बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, अगर आपके पास 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl आपका कितना बनेगा? 182.5 ग्राम बनेगा। तो इसको फिर आप लोग ख़ुद से हल कर ले। बस मेन चीज़ ये होती है, ये इंतहाई आसान से न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस से हल हो जाते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी, बैलेंस्ड, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो, रिलेशनशिप लिखो, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बता दो रिएक्टेंट्स के पहले, फिर कंपेयर कर लो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ और उनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पहले कंपेयर करो। यहाँ पे देखिए पहले स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा, फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के हमने फाइंड आउट किए थे 2.5 आया, तो 2.5 का डबल कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 5। नंबर ऑफ मोल्स, ये मास फाइंड आउट करना तो मास कितना है? 182.5।